नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन देखेंगे वायुमंडल में जो जल है उसके विभिन्न रूप जो है उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो विस्तार से क्लासे आ रही है। आरपीसी का जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी विस्तार से क्लासे आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। तो क्लास यदि आपको अच्छी लगती है तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना खुद का एप्लीकेशन है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप एप्लीकेशन सर्वा क्लासेज के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे है, तो वहां से उसको डाउनलोड कर लें। क्लास को शुभारंभ करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ में। साथियों की बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं भावों के साथ में अपन देखेंगे वायुमंडल में जल जो है। इसके अंदर इससे पहले वाली क्लास में ओस और तुषार की चर्चा विस्तार से कर ली और कोहरे की चर्चा कर ली। कोहरा जो होता है उसकी चर्चा कर ली। आज अपन देखेंगे इस क्लास के अंदर बादल कैसे बनते हैं, संघनन क्या होता है और बादलों के कितने प्रकार होते हैं, यह विस्तार से अपन देखेंगे। तो शुरू करें। बादल और उनकी प्रकार, संघनन के रूप। कोहरा और बादल की चर्चा, कोहरा और कुहासा है उसकी पहले अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली थी, दोनों में डिफरेंस भी देख लिया था। ठीक है, अब देखते हैं बादल। तो क्लाउड्स जो होते हैं, बादल जो होते हैं, जब हवा में जलवाष्प संघनन के द्वारा, भाई संघनन तो होता है जब जलवाष्प जो है वो अचानक ठंडी होती है और हवा यदि संतृप्त हो जाती है। बताया था संतृप्त का अर्थ कि उसमें एक निश्चित तापमान पर हवा के अंदर और अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो संतृप्त हो जाती है। तो जब उसमें संतृप्त आ जाती है और अतिरिक्त जो जलवाष्प है वो फिर धूल धुआं और नमक के कणों के सहारे इकट्ठा हो जाती है और इस तरह से इकट्ठा या संचित जलवाष्प का जो पुंज बनता है उसी पुंज को मुख्य रूप से अपन साथियों क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। वही पुंज क्या कहलाता है, बादल कहलाता है। इनका निर्माण धरातल से कुछ ऊंचाई पर होता है, यानी धरातल के पास में भी यदा कदा, बहुत रेयर कम चांस होते हैं कि धरातल के पास में बादल होते हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहां ये स्थिति देखने को मिलती है कि धरातल के पास में ही बादल मिल जाते हैं। बाकी धरातल के पास में जो बादलों का स्वरूप है वो कम मिलता है, कम मिलता है। और बाद काफी ऊंचाई पर अपन जाएंगे तो यहाँ बादल जो है वो ज्यादा मिलते हैं। इसका कारण है कि अपन धरातल से जो जो ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। क्या आती है? तापमान में कमी आती है। और ये कमी की दर मैंने बार बार आपको बता दी है कि प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड इस दर से तापमान है वो काफी तेजी से घटता है और इसको तापमान की सामान्य ह्रास दर भी कहा जाता है ना। तो यहां से नमीयुक्त जलवाष्प या नमीयुक्त हवा जब ऊपर जाती है, ये जलवाष्प ऊपर जाकर के धूल धुआं नमक के कणों के सहारे इकट्ठा हो जाती है, अचानक ठंडी हो जाती है, इसमें संतृप्त आ जाती है, तो जलवाष्प धूल धुआं नमक कणों के सहारे इकट्ठा होकर के एक पुंज बना लेती है, जिसको मुख्य रूप से अपन क्या बोलते हैं, बादल बोलते हैं। ठीक है, अगला बिंदु, ऊंचाई के आधार पर बादलों के प्रकार। हालांकि बादल 4 प्रकार के दे रखे हैं। पक्षाभ मेघ जो होते हैं सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बादल होते हैं। कपासी मेघ होते हैं उसके बाद में सेकंड नंबर, तीसरा स्त्री मेघ होते हैं और चौथा वर्षा मेघ जो सबसे नीचे होते हैं। तो ये तो लगभग 8000 से 12000 मीटर के आसपास ऊंचाई वाले भागों में ये बादल है। ऊंचाई मीटर में मापते हैं मीटर की ऊंचाई तक। दूसरा कपासी मेघ होता है जो मुख्य रूप से 4000 मीटर से 7000 मीटर के आसपास में ऊंचाई पर ये बनते हैं। तीसरा स्त्री मेघ होता है जो मुख्य रूप से 2500 मीटर से 3000 मीटर के आसपास में ये बादल बनते हैं। और वर्षा मेघ होते हैं वो जो 2500 मीटर से नीचे, 2500 मीटर से नीचे ये वर्षा मेघ बनते हैं। ये 4 प्रकार एनसीईआरटी कक्षा 11 के अंदर आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी जो है क्लास 11, उसमें आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा इसी रूप में मिल जाएगा। तो आप जरूर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, क्योंकि आरपीसी वर्तमान जो प्रश्न पूछ रही है वो लगभग सभी के सभी प्रश्न एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन हम उनको सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। दिक्कत ये होती है कि हम जिस वे में हमें तैयारी करनी होती है उस वे में हम तैयारी कर नहीं पाते हैं, यहां समस्या आती है।
अब देखते हैं अगला बिंदु। सबसे पहले पक्षाभ मेघ, इनका निर्माण धरातल से 8000 से मैंने कहा कि 12000 मीटर की ऊंचाई, क्योंकि सौर मंडल में ही बनते हैं भाई। सारे के सारे परिवर्तन किस में होते हैं? सौर मंडल में। ट्रोपोस्फियर जो होता है उसमें सारे ये परिवर्तन होते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 13000 मीटर होती है, इसकी औसत ऊंचाई। तो लगभग ये सारी प्रक्रियाएं जो है, बादल का बनना है, वर्षा का होना है, आंधी का चलना है, बिजली का कड़कना है, सारे के सारे परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। इससे पहले क्लास मैंने बता दिया था, इसी कारण इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ये सब पक्षाभ जो होते हैं वो 8 से 12000 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं और सबसे अधिक ऊंचाई पर निर्मित बादल होते हैं। ये पतले और बिखरे होते हैं, पतले और बिखरे होते हैं, जो पंख के समान प्रतीत होते हैं और सदैव सफेद रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? सफेद रंग के। और इनका निर्माण जो है वो जलवाष्प के बहुत अधिक ज्यादा ठंडा होकर के बर्फ के रवों के रूप में जम जाने के कारण इस तरह के बादलों का निर्माण होता है। और जैसे इन बादलों पर सूर्य तप की किरण गिरती है तो ये बादल जो है वो चमकते हैं और हमें सफेद दिखाई देते हैं। पक्ष आब पंखों के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इस तरह के बादल जो होते हैं उनको अपन पक्षाभ कहते हैं, है ना। पंखों के समान इस प्रकार के से परतदार बिखरे हुए बादल आपको दिखाई देते हैं। तो इस तरह के जो बादल बनते हैं, जिसको अपन पंखों के समान होने के कारण हम इन बादलों को कैसा बोलते हैं? पक्षाभ कहते हैं। ठीक है ना, कैसा कहते हैं इनको? पक्षाभ। तो इस तरह के से बादल यदि आपको जहां कहीं भी नजर आते हैं तो वो पक्षाभ, ठीक है, आसमान में खूब आपको देखने को मिल जाएंगे। पक्षाभ बादल के पुनः कुछ प्रकार है, यानी हालांकि यह है सबसे अधिक ऊंचाई वाले बादलों के प्रकार। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल, तो इनको क्योंकि ये बहुत बार कुछ बादल जो है ना ये मिक्स हो जाते हैं। निश्चित ऊंचाई पर ये एक बादल रहेगा ये तय नहीं है, क्योंकि प्रकृति के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, तो ये ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। हालांकि इनमें जो सामान्य पक्षाभ होता है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर बना बादल होता है, जो पतला और सफेद रंग का होता है। इसका निर्माण अधिक ऊंचाई पर, मैंने कहा, बर्फ के रवों के रूप में होता है। जब जलवाष्प काफी अधिक ऊंचाई पर जाती है और ये जलवाष्प धीरे धीरे ठंडी पवन, ठंडे वातावरण के संपर्क में आती है तो ये जम जाती है और बर्फ के रवे बन जाते हैं। तो इस तरह से इन बादलों का निर्माण होता है। मान लिया यहां धरातल है, तो यहां से अपन ऊपर बढ़ेंगे तो यहां लहरनुमा आकृति में इस तरीके से बादल जो मिलेंगे आपको, जो धरातल से लगभग आपको मिलेंगे तो 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के बादल मुख्य रूप से कौन से बादल होते हैं? पक्षाभ। ठीक है, तो इन बादलों को पक्षाभ बादल कहा जाता है। दूसरा आ गया पक्षाभ स्त्री। अब शब्द है पक्षाभ बादल है, लेकिन उसमें मिक्स कौन से? पक्षाभ स्त्री, उसमें अलग अलग परतें पाई जाती है ना। तो ये सेकेंड टाइप इसी का है। ऊंचाई के आधार पर बादलों के प्रकार में यहां पक्षाभ के साथ में स्त्री बादल जो है मिक्स हो गए। इनका भी रंग सफेद होता है और जो भाग बादल ऊंचाई पे बनेंगे उनका रंग सफेद होगा, क्योंकि उसमें जो आइस है, जो जलवाष्प है, वो आइस के रूप में या बर्फ के रवों के रूप में जम जाती है। इस कारण से ये एक चादर के रूप में, पूछ ले कौन से बादल जो चादर के रूप में दिखाई देते हैं, तो स्त्री बादल। अब पक्षाभ स्त्री हो गया, इसलिए ये चादर के रूप में दिखाई देते हैं। इसमें विभिन्न स्तर दिखाई देते हैं। इनके बनने पर सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर है प्रभा मंडल बन जाता है। जैसे मान लिया अपन सूर्य देखते हैं और कभी कभार हमने देखा होगा कि इस प्रकार से इसके चारों जो है अंधकार सा छा जाता है, सूर्य के चारों ओर, है ना, अंधेरा सा हो जाता है। ये जो प्रभा मंडल है इसको बोलते हैं प्रभा मंडल। और अपने बुजुर्ग वगैरह ये भी कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर ये इस प्रकार का कुंड बना हुआ है, तो वर्षा होने के या तूफानी वर्षा होने की चांसेस है। ये क्या है? तूफान का सूचक माना जाता है। तूफान का सूचक, तूफान का सूचक माना जाता है। ठीक है ना, तो यह प्रभामंडल इसके चारों ओर पाया जाता है। यह एक प्रकार से कहें तो गुंदला सा रूप इसको कह सकते हैं।
ये मिलता है। तो यह है प्रभाव मंडल और ये मुख्य रूप से पक्षाभ स्त्री बादल है उनमें। अब तीसरा जो ऊंचाई के आधार पर प्रकार आता है वो है पक्षाभ कपाशी। तो इसमें पक्षाभ भी है, साथ साथ में कपाशी मेघ जो है उनका निर्माण भी है। तो इनका निर्माण भी ऊंचाई पर होता है और जो कपास के समान दिखाई देते हैं। यानी कपास आपने देखी होगी इस प्रकार का सा जो रुई का सा पुंज होता है, इस तरह की सी संरचना बन जाती है ना, इस प्रकार की। इस तरीके से संरचना यदि कहीं बन जाती है तो इसको कपासी मेघ कहते हैं, है ना। तो ये कौन से हो गए? कपासी बादल। ठीक है, कपासी मेघ ये भी काफी ऊंचाई पर बनते हैं और ऊंचाई के आधार पर हमने 3 प्रकार देख लिए, पक्षाभ, पक्षाभ कपासी और पक्षाभ स्त्री। ठीक है, तीनों। तो कई बार ये पूछ लेते हैं इनमें से सबसे ऊंचे कौन से होते हैं, तो पक्षाभ सबसे ऊंचे होते हैं। आगे देखिए, अब दूसरा प्रकार आता है कपासी मेघ। कपासी वही बादल जो मुख्य रूप से कपास के रूप में हमें नजर आते हैं, जिनकी आकृति पक्षाभ से नीचे ये बनते हैं और जिनकी ऊंचाई 4000 से 7000 मीटर तक होती है और ये छितरे और बिखरे हुए चपटे आधार वाले होते हैं। ये प्रश्न इसकी विशेषता है कि कौन से बादल है जिनका आधार चपटा होता है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि जो कपासी मेघ होते हैं जिनका आधार है चपटा होता है, यानी ये इस रूप में होते हैं, इस रूप में इस तरह का सा बादल जो बनता है ये कौन सा है? कपासी। तो इसका आधार जो है आधार चपटा। ठीक है, और ऊपर ये कपास के समान, कपास या रुई के समान, कपास या रुई के समान ये दिखाई देते हैं। तो ये कपासी मेघ कहलाते हैं। इनमें भी 2 प्रकार हो जाएंगे ऊंचाई के आधार पर इनको। पहला है स्त्री मध्य और दूसरा है कपासी मध्य। स्त्री मध्य और कपासी मध्य 2 प्रकार इसके अंदर है। सबसे पहला स्त्री मध्य, यह आकाश में फैले नीले, अब इनका कलर, स्त्री मध्य का कलर कैसा है? नीला और भूरा रंग होता है। तो ये नीले और भूरे रंग के बादल होते हैं जो चादर के समान प्रतीत होते हैं। कैसे है? स्त्री मेघ जो है चादर के समान है। इनसे प्राय वर्षा होती है। इसका मतलब कौन से बादलों से वर्षा होती है? तो स्त्री मध्य बादलों से वर्षा होती है। तो प्राय स्त्री मध्य बादल जो होते हैं इनसे वर्षा भी होती है, तो ये वर्षा के लिए भी उपयुक्त है ना। दूसरा इसमें आता है कपासी जो मेघ होते हैं उसमें कपासी मध्य। तो ये भी पक्षाभ मेघों के समान गोलाकार आकृति के लिए होते हैं। तो कपासी मध्य पक्षाभ के समान ही गोलाकार आक्षेप में होते हैं। तो ये स्त्री मध्य और कपासी मध्य किसके हैं? सेकंड प्रकार का जो बादल है उसके पार्ट हो गए। ठीक है, तो ये धरातल है। इससे अधिक ऊंचाई के आधार पर अपन बादल देखेंगे तो उनकी शेप देख लीजिए। थोड़ा सा ये मान लेते हैं कि यहां पे धरातल है। ठीक है, और इस धरातल के अंदर मुख्य रूप से ये धरातल हो गया अपना, और इसके अंदर ये पेड़ पौधे वगैरह जो भी भवन है वो बना दिए अपन ने। ठीक है, ये कुछ पहाड़ियां नजर आती है, कुछ मैदानी भाग नजर आता है। अब यहां से अपन जो जो ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई के साथ बादलों की प्रवृत्ति आपको मिलेगी। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इस तरीके से बादल आपको पतले पतले दिखाई देते हैं, काफी ऊंचाई पर बने बादल दिखाई देते हैं जो छितरे हुए बादल होते हैं, है ना। इस तरीके से बादल, ये जो बादल है सबसे पहला प्रकार बादलों का जो है जो सफेद कलर के मुख्य रूप से होते हैं। ये बादल कौन से हो गए? सबसे पहले पक्षाभ, पक्षियों के पर के समान दिखाई देते हैं, तो यह पक्षाभ मेघ। ठीक है, और सबसे अधिक ऊंचाई पर भी है, यानी 8000 से 12000 मीटर। है ना, 8 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर वाले बादल कौन से हो गए? पक्षियों के पर के समान जो दिखाई देते हैं, पक्षाभ मेघ। अब दूसरा जो प्रकार इसका है, दूसरा है कपासी मेघ।
अब दूसरा जो कपासी मेघ जो होता है मुख्य रूप से वो इंच से नीचे 7,000 से 8,000 मीटर की ऊंचाई पर इस रूप में आपको दिखाई देंगे। इस रूप में जो कपास के समान दिखाई देते हैं, ये भी मुख्य रूप से भूरे और नीले कलर के बादल होते हैं। ठीक है, तो इन बादलों के अंदर ऊंचाई की बात अपन करेंगे तो ये लगभग 7,000 मीटर, 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई तक ये मिलते हैं, है ना, यहां तक ये मिलते हैं। और इन बादलों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? कपासी। इनकी विशेषता क्या होगी? विशेषता इनकी ये होगी कि ये कपास के समान, रुई के समान दिखाई देते हैं। इनके अलग अलग प्रकार है, कपासी स्त्री है, कपासी है ना, वर्षा मेघ है, वो इनके अलग अलग प्रकार ऊंचाई के आधार पर अपन बारी बारी से देख ही रहे हैं। उसके बाद में तीसरा प्रकार आता है। तो तीसरा प्रकार में यहां बना देता हूं कि स्त्री मेघ, जो अलग अलग परतों में लहरदार लंबे लंबे आपको परतों के रूप में दिखाई देंगे। इस तरीके से अलग अलग परतें उसमें आपको मिलेगी। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के परत के रूप में इनका निर्माण हो रखा है। इस तरीके से बादल यदि आपको कहीं दिखाई देते हैं जो थोड़े से ब्राउन कलर के हो जाते हैं यहां आते आते, है ना, ये भूरे कलर के, नीले कलर के बादल बन जाते हैं। तो ये जो बादल बनते हैं ये मुख्य रूप से कितनी ऊंचाई पर बनते हैं साथियों? तो ये लगभग 2500 मीटर से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। और इन बादलों को अपन क्या कहते हैं? स्त्री बादल, स्त्री मेघ। ठीक है, और फिर धरातल के पास में सबसे नीचे बनने वाले बादल जो है, यहां आपको काले घनघोर घटा के रूप में यदि बादल दिखाई देते हैं, है ना, काले घनघोर घटा के रूप में बादल दिखाई देते हैं, तो वो बादल आपको मिलेंगे, ये काले बादल मिलेंगे। और ये काले बादल मुख्य रूप से वर्षा मेघ सबसे नीचे। और ये कहां मिलेंगे? 2,000 मीटर के आसपास, मीटर से नीचे, 2500 2,000 मीटर से नीचे धरातल के पास मिलेंगे। तो ये अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर बहुत बार यहां से प्रश्न क्या पूछते हैं कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कौन सा है पक्षाब, उसके बाद में दूसरा इस कपासी, तीसरा स्त्री, चौथा वर्षा मेघ। ये ऊंचाई के आधार पर बादलों का क्रम है। तो ये क्रम आपको थोड़ा सा पता होगा तो इजीली आप क्या करेंगे, इसको याद कर पाएंगे और जो भी प्रश्न आरपीसी पूछेगी उत्तर दे पाएंगे। अब दूसरा प्रकार स्त्री मेघ। तो इनका निर्माण धरातल से 3,000 से 4,000 मीटर यानी 2500 लिख दें तो भी कोई बड़ी बात है, 2500 मीटर से ऊपर ऊपर होता है कि ऊंचाई पर बनते हैं। ये विभिन्न परतों में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको स्त्री मेघ कहते हैं। इसमें अलग अलग स्तर पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग स्तर, तो स्तर पाए जाने के कारण ही इनको स्त्री मेघ कहा जाता है। ये आकाश में बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि सबसे बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। तो आसमान में सर्वाधिक विस्तृत बादल या बड़े स्तर पे फैले बादल, ये छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान कम जाता है अपना। तो बड़े स्तर पे फैले बादल कौन से होते हैं? तो स्त्री मेघ जो होते हैं वो आसमान में बहुत बड़े भाग यानी विस्तृत भाग पर फैले होते हैं। इनका निर्माण ऊष्मा ह्रास या अलग अलग तापमान पर हवा के मिश्रण से होता है। तो ऊष्मा में यदि अचानक कमी होती है या अलग अलग तापमान की हवा का मिश्रण होता है तब इन बादलों का निर्माण होता है। फिर चौथा प्रकार जो आता है उसका नाम है वर्षा मेघ। ये धरातल के नजदीक बनते हैं, जो 2500 मीटर के नीचे बनते हैं, ठीक है ना। और ये काले होते हैं, आपको पता है वर्षा मेघ काले होते हैं या स्लेटी कलर के होते हैं, स्लेटी या काले रंग के होते हैं। और ये अपारदर्शी होते हैं क्योंकि जब ये बनते हैं तो सूर्य किरणें इन पे आती है तो ये उन किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें जलवाष्प होती है, धूल धुआं नमक के केंद्रक ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। इस कारण से ऐसे बादल जो है वो जलवाष्प की अधिक मात्रा प्लस धूल धुआं नमक के केंद्रक ज्यादा होने के कारण इस तरह के बादल है वो अपारदर्शी होते हैं, ठीक है। तो इनको वर्षा मेघ कहा जाता है। और सर्वाधिक वर्षा जो होती है इन्हीं बादलों से होती है और धरातल के पास में। और इनकी विशेषता है कि ये कुछ समय के लिए जैसे ही हवा का प्रवाह होता है तो ये हमें दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, घूमते हुए दिखाई देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होते हुए दिखाई देते हैं। तो हवा प्रवाह के साथ में इनका संचलन खूब होता है। किनकी? वर्षा मेघ की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है ना।
उसके बाद में निम्न ऊंचाई के मेघ। तो ऊंचाई के आधार पर अपन ने देखा पक्षाभ सबसे अधिक ऊंचाई, ये निम्न ऊंचाई वाले हो गए। तो निम्न ऊंचाई में जो वर्षा मेघ है ना, उसके भी कई टाइप कर दिए गए। जैसे स्त्री कपासी मेघ 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं स्त्री कपासी मेघ, ठीक है ना। मध्य वाला हो गया ना स्त्री कपासी, मैंने भी बताया था। सबसे ऊपर पक्षाभ, दूसरा कपासी, तीसरा स्त्री, चौथा वर्षा। अब इनका यदि अपन कॉम्बिनेशन करेंगे तो पक्षाभ कपासी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो कपासी स्त्री, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो स्त्री वर्षा। तो कॉम्बिनेशन भी इनका मिक्स होकर के बन जाता है, ठीक है ना। तो यहां है स्त्री कपासी मेघ, तो स्त्री और कपासी, कपासी स्त्री या स्त्री कपासी मेघ जो है इनका कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत बार नीचे भी बन जाते हैं। तो इनका रंग कैसा होता है, इनका रंग जो होता है वो हल्का भूरा होता है, ठीक है। और ये कपास के आकृति के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इनको कपासी भी कहा जाता है। फिर है स्त्री वर्षा मेघ। अब स्त्री वर्षा, ठीक है, वर्षा मेघ के साथ में कॉम्बिनेशन है। ये धरातल के नजदीक बनते बादल है जो घने काले होते हैं। वर्षा आते ही घने काले में आप चले जाएं, है ना। वर्षा मेघ काले होते हैं, घने काले होते हैं और ये परतदार बादल होते हैं। स्त्री शब्द आ गया, इसका मतलब इसकी विशेषता परतदार हो, ये भी ध्यान रखिएगा। कपासी आ गया तो इसका मतलब आधार चपटा और रुई के समान दिखाई देंगे और लहरनुमा दिखाई देते हैं। इनकी काफी वर्षा होती है, आसमान में अंधकारमय हो जाता है। जब यानी ये बादल जब आते हैं, स्त्री कपासी आते हैं, तो आसमान में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। मैंने कहा कि ये काफी जल लेके आते हैं और काफी विचरणशील होते हैं, हवा के साथ में इनका प्रवाह इधर उधर होता रहता है, ठीक है ना, इस कारण से। तीसरा कपासी वर्षा मेघ, ये भी वर्षा का ही भाग है, कपासी मेघ बन गए साथ में। तो विस्तृत बादल होते हैं जो अधिक ऊंचाई पर बनते हैं। कपासी शब्द आ गया तो ऊंचाई पर बनेंगे ना स्त्री से, तो ये विस्तृत बादल, बड़े आकार के, ये इसकी विशेषता है, सबसे बड़े आकार के। ये सबसे बड़े आकार के बादल होते हैं, ठीक है। तो अधिक ऊंचाई पर बनते हैं मुख्य रूप से। ये तूफानी वर्षा, तड़ित झंझा और ओलावृष्टि के लिए जाने जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे कौन से बादल है जो तड़ित झंझा, तूफानी वर्षा, ओलावृष्टि के लिए जाने जाते हैं। तो कपासी वर्षा मेघ जो होते हैं वो तूफानी होते हैं। इसका कारण क्या होता है कि वर्षा मेघ अचानक जलवाष्प जो है वो चक्रवात के सहारे, चक्रवात की जब कंडीशन बनती है उसके सहारे घूर्णन करते हुए ऊपर चली जाती है और ये नमी ऊपर जाकर के मुख्य रूप से कपासी मेघ का निर्माण करती है। और ऊंचाई पर जाकर के जो जलवाष्प है, कपासी मेघ की सबसे अधिक ऊंचाई यानी सेकेंडरी 2 नंबर की ऊंचाई वाला भाग है, तो यहाँ जाते ही तापमान न्यून हो जाता है, तो ये जलवाष्प काफी जम जाती है। जमने के बाद में इससे मुख्य रूप से तड़ित झंझा या ओलावृष्टि या तूफानी वर्षा होने के चांस रहते हैं। तो जो भी तूफान आता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है, तो उसमें जो बादल बनते हैं वो पक्षाभ और कपासी वर्षा और पक्षाभ ये मेघ बनते हैं मुख्य रूप से। तो वो भी विस्तार से चक्रवात अपन पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगा वहां पर कौन से बादल बनते हैं और क्यों बनते हैं, ठीक है। तो यह है कपासी वर्षा मेघ। तो ये थे अपने वायुमंडल में जलवाष्प जो है या वायुमंडल में जल है उसके विविध रूप और विभिन्न आकार के बादल, बादलों का निर्माण, बादल कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, है ना, इसका विविध स्वरूप। तो कैसे लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, पता चले कि वास्तव में आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी है, समझ में आई है। तो अन्य साथियों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।